गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज हम पाठ तीसरा बस की यात्रा यह शुरू करने वाले हैं। पर इसके पहले जो हमने 2 लेसन लिए थे, यानी कौन से, याद भी है आपको? कौन से? जो हमारी पहली कविता ही थी। कौन सी कविता? ध्वनि, है ना? थोड़ा सा याद किया करो। आगे पढ़ने से पहले हम पीछे क्या लिया है हमने। तो हमारी पहली कविता ध्वनि, जिस पे हमारी रिवीजन भी हो चुकी है, और दूसरा लेसन लाख की चूड़िया, ये दोनों भी हमारे ठीक से हो गए हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो फिर आगे आपको क्या करना है, उस पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। फिलहाल अभी हम हमारा लेसन यानी पाठ क्रमांक 3 को शुरू करते हैं, बस की यात्रा। पाठ का नाम देखते ही छात्रों हमारे आंखों के सामने ऑब्वियस बस की यात्रा, यानी बस से जाने वाली हम कोई जर्नी करने वाले हैं, ऐसे आपको लग रहा होगा, है ना? तो यह जो कहानी है ना, वो भी एक जर्नी के ऊपर ही है, पर ये एक संस्मरण है। संस्मरण यानी क्या? जिस लेखक ने ये कहानी लिखी है, वो उनके साथ, खुद उनके साथ घटी हुई एक घटना है, जिन्हें उन्होंने यहाँ पे व्यंग के द्वारा दिखाई गया है। अभी आपको क्वेश्चन होगा, ये व्यंग क्या है? तो एक्चुअली व्यंग यानी जब हम अपने आसपास चारों ओर समाज में हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि इसे सुधारना चाहिए। सुधारना चाहिए यानी कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ हो जिसे हम बदलाव चाहते हैं, और इस तरह की बातें दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। पर कैसे बदलाव लाएंगे? किसी भी चीज़ को अगर समाज में बदलना हो तो ये कोई आसान बात नहीं, क्योंकि आप हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छे से देखते आ रहे हो। कोई भी कोई भी व्यक्ति अगर समाज को कुछ अच्छे तरीके से बदलना चाहता है, तो उसको बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी कोई बातें विदाउट प्रॉब्लम अगर किसी को हमें कहना है, अगर हम किसी भी चीज़ को आर्ग्यू करते हैं, ये आप तो जानते हो, तो सामने वाला जल्दी से मान नहीं जाता। पर किसी भी चीज़ को अगर प्यार से आप समझाने की कोशिश करो, या ऐसे ही कॉमेडी में उसको बोल दो, तो कोई सामने वाला उस पर सोचता ज़रूर है कि ऐसे क्यों कहा होगा। अगर आप आर्ग्यू में जाओगे तो वो आपसे बहस करेगा, बहस करने लगेगा कि हाँ, झगड़ा करने लगेगा, तूने ऐसे क्यों बोला, क्यों नहीं। पर यहाँ पे जो हम इस यात्रा के बारे में जो बोलने वाले हैं, ऐसे कुछ बदलाव लाने के बारे में है। लेकिन देखो, किसी भी बात को अगर बात करना है तो उस तरीके से बात करो कि सामने वाले को वो मजाक लगे और दूसरों को उसका गुस्सा भी ना आए। यानी इसी बात को हम व्यंग कहते हैं, कि आपको बदलाव के बारे में बोलना भी है, परिस्थिति को बदलना भी है, पर उस समय हमें सामने वाले को गुस्सा ना आए और हमारी बात कुछ मजाकी भी हो जाए, इसका ध्यान रखते हैं, तो वही क्या हो जाता है, व्यंग हो जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे हमारे लेखक ने भी कहने की कोशिश की है। देखो आगे कि इस बस की यात्रा पार्ट 3 में लेखक ने कई बातें बताने की कोशिश की है। अभी वो बातें क्या हैं? तो देखो, हमारे इस पार्ट में भी एक प्राइवेट बस के ऊपर कहा गया है। यानी प्राइवेट बस यानी आपको पता है क्या होती है, जो खासगी लेवल की होती है, यानी वो किसी कंपनी की होती है। बिल्कुल, वो कंपनियां इसे चलाते हैं। जो ऐसी प्राइवेट बस जिसे कंपनियां चलाती है, तो जिसमें वह अपने यात्रियों की सुविधा बिल्कुल ध्यान में नहीं देते। यानी ऐसे कई प्राइवेट बसेस हैं जहाँ पे यात्रियों के बारे में
ज़्यादा से ज़्यादा सोचा नहीं जाता, बल्कि उनका ज़्यादा ध्यान कहाँ पे होता है? देखो, ऐसी बसों में उनको यात्रा करने के लिए मजबूर भी करते हैं, जो बिल्कुल खराब होती है। ऐसी यात्रा कि उनके जान के ऊपर भी भारी पड़ता है। ऐसे बस में यात्रा करने से बहुत नुकसान हो सकता है, पर कंपनी को अपने पैसे और मुनाफे से ज़्यादा मतलब है। लोगों की जान से उसे क्या लेना देना। यही इसमें पार्ट में बताया गया है कि यहाँ पे जो ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ये सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचती हैं। मुनाफा यानी उनको जो भी नफ़ा मिलने वाला है और उनको नुकसान ना हो, बल्कि यात्री चाहे कैसे भी वो अपनी यात्रा करे। हाँ, उनसे उन यात्रियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको बस उनके पैसे मिल जाए तो उनकी बात खत्म। यही आजकल शुरू है। इसलिए यह ऐसे बसों में यात्रा करने को छोड़ देते हैं जिनको तो रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। यानी ऐसे भी बस भेज देते हैं वो कि उस बस को यात्री की नहीं, बल्कि उनको इस ठीक मतलब रिपेयरिंग जो जहाँ पे हम गैरेज में भेजते हैं उनको इस हालात के बस जिसे वहाँ पे होना चाहिए ठीक करने के लिए, बल्कि वो वहाँ पे नहीं होती। हाँ, वो वहाँ पे ना होकर ऐसी बसेस को वो सीधा जर्नी के लिए भेज देते हैं। तो इस बसों का बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं, यानी आप बहुत लंबी यात्रा के लिए सफ़र करने वाले हैं और ऐसी बस आपको मिली, तो क्या क्या हो जाएगा ये तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। देखो, इस कहानी को शुरू करने के पहले हम हमारे जो इस कहानी के लेखक हैं हरीश शंकर परसाई, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इन्होंने इस लेसन को क्या क्या बताया है। ये तो हमने देखा, पर अभी इनके खुद के बारे में थोड़ा जानेंगे। यह जो लेखक है एक व्यंग विधा पर आधारित है, यानी कॉमेडी पर। और उनके लेखक जो हमारे ये हरिशंकर परसाई जी हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। हरिशंकर परसाई जो है वो हिंदी के लेखक है और व्यंग्यकार भी थे। यह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और यह हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को एक एक विधा यानी राइटिंग फॉर्म का दर्जा दिया था। इनकी व्यंग रचना हमें सामाजिक वास्तविकता का आईना दिखाती है और इन्हें सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन का मूल्यों की खिल्ली भी उड़ाते हैं। वैज्ञानिक और विविध बुद्धि से लेखक को यह प्रस्तुत किया है। लेखक ने ये सारी बातें यहाँ पे प्रस्तुत की है। इनकी भाषा शैली में इतना अपनापन है कि पाठ को पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि इस घटनाओं को आप आपकी आंखों के सामने देख रहे हो। यानी ये लेखक जहाँ भी अपना कुछ बताते हैं, यानी अपने बारे में हो या किसी और के कहानी के बारे में हो, ये जब कोई भी बात बताना शुरू करते हैं तो हमें इस प्रकार लगता है जैसे कि वो सारी बातें हमारे सामने घटित हो रही है। हाँ, तो ये बहुत ही कभी कभी हम ऐसे फील करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल से देखो, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, वो फिल्म देखने में आप इतना 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 उसके अंदर जाते हैं कि ऐसे महसूस होता है आपके सामने कि ये सारा सीन आपके सामने शुरू है और आप भी वहाँ पे प्रेजेंट हो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लेखक जी ने भी बताने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी तरीके से एक कॉमेडी किस्म के ये इंसान है जो हर बात को हंसाने को, लोगों को प्रेरित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो देखो, हम अभी पाठ को शुरुआत करते हैं।
इस पाठ में क्या क्या है ये तो हमने पहले सुना। हाँ, मतलब कि किसके बारे में बताया। यहाँ एक चित्र है, देखो बस का। तो ये इसकी हालत कैसी है, क्या है, या आप सामने भी देख रहे हो ये किस प्रकार की है। तो इस सारी चीज़ों को हम अभी लेसन के थ्रू देखेंगे। देखो, हम 5 मित्रों ने तय कर लिया, तय किया यानी निश्चय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, है ना। हमसे 2 को सुबह सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बाप रे, देखो लोग तो इनको बस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं और बहुत सारी राय भी दे रहे हैं उसमें से सफ़र ना करने के लिए। अभी देखो, लेखक और इनके सारे दोस्त यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। देखो ये आपको दिख रहे हैं कि कितने हैं काउंट में, 5 लोग हैं। करेक्ट, आपके सामने भी उतने ही है ना। हाँ, तो ये 5 लोग जो सारे मित्र हैं वो एक दूसरे से बातें करते हुए कि ये फिक्स करने वाले हैं कि हम 4 बजे के बस से ही पन्ना से कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलेगी। यानी अभी उनको जाना है वापस अपने गांव। ये घूमने के लिए यहाँ पे आ गए थे, अभी उनका काम और घूमना हो गया है और अब वो वापस ही जाने वाले हैं। बहुत लोगों को मॉर्निंग में जाके अपना ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पर अब कैसे पहुंचेंगे ये सारा डिस्कस इनका यहाँ पे शुरू है। देखो कि ये जो 5 लोग हैं वो बहुत सारे डिस्कस करते हैं और फिर ये तय कर लेते हैं कि जो 4 बजे बस आने वाली है वो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यानी 1 घंटे के बाद, यानी कितने बजे मिलने वाली है बस? 4 बजे आने वाली है। कितने बजे? 4 बजे, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर की ट्रेन मिला देती है यानी ये पन्ना से पटना छोड़ देती है और जहाँ से उनको जबलपुर की ट्रेन मिल जाती है। यानी देखो इनको कितना लंबा सफ़र करना है कि पन्ना से पटना जाना है और वहाँ पे जाके फिर से उनको जबलपुर की ट्रेन पकड़नी पड़ती है और फिर उस ट्रेन से वो घर पहुंचने वाले होते हैं। वो ट्रेन मिलने के लिए उनको ट्रेन की यहाँ टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इस 4 बजे के बस से ही हम जाएंगे। फिर क्या होगा? सुबह घर पहुंच जाएंगे। यानी अगर हम ऐसे करेंगे तो ही हम सुबह घर पहुंच सकते हैं। फिर हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लेखक क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो थे, हम में से 2 लोगों को फिर से सुबह मॉर्निंग जाके ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए हमें सुबह घर पे पहुंचना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर लोगों ने बहुत सारी सलाह भी दी थी। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। बहुत सारे लोग जो उनके शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतक यानी अच्छा चाहने वाले, ऐसे लोगों ने इन्हें कहा था कि जो भी समझदार लोग होते हैं ना, तो वो इस बस से सफ़र नहीं करते। क्यों? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ऐसे लेखक को लगा। क्यों? क्योंकि अगर इस बस से जाए तो क्या रास्ते में डाकू मिलेंगे हमें? तो वो क्या कहते थे लोग? नहीं, बल्कि बस खुद एक डाकिन है। यानी बस को ही उन्होंने डाकिन बोल दिया। बाप रे, तो क्या करें? फिर क्या करेंगे?
कि बस को डाकिन कह के क्या नहीं सफ़र करेंगे क्या? ये तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा चारा ही नहीं था। उनको तो उस बस से ही जाना पड़ना था। तो क्या करेंगे? तो देखो आगे क्या होता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? देखो, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार मीन्स कौन? उसी प्राइवेट बस में काम करने वाले। और हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? देखो अब इनकी बातें क्या क्या हो रही है कि लेखक ने पहले बस के बारे में जब बस को देखा तो कहना शुरू कर दिया। क्या? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? बस दिख रही है ना? और बस के अंदर एक कंपनी का हिस्सेदार भी दिख रहा है और ये 5 लोग हैं। देखो आगे कि लेखक ने पहले बस के बारे में क्या कहना चाहा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी इतनी पुरानी वयोवृद्ध भूला गया है उसको। खुद देखो कि इस बस को जो भी लेखक बोल रहे हैं, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये एक इंसान की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, उनको इंसान की तरह वो देख रहे हैं, यानी उपमा दे रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि वयोवृद्ध एक आदमी हो सकता है, पर उन्होंने बस को भी बोल दिया कि ये बहुत वयोवृद्ध थी। यानी उसको देख के ही ऐसे लगा कि ये श्रद्धा उनको उमड़ आई कि ये बहुत वयोवृद्ध है, यानी बहुत ही ओल्ड है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए हैं, यानी कि क्या हुआ? सदियों के अनुभव के निशान मीन्स ये हुआ कि उनको बहुत बस के आजू बाजू में खरोचे हैं। जैसे कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं से टूट फूट जाता है, कहीं से अंदर दब जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस बस की कुछ कुछ हालत थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना हो जाए। यानी लोगों को ऐसे देख के उसको लगता था ये बस तो बहुत पुरानी है और हम अगर वहाँ पे बैठेंगे तो उसको बहुत कष्ट हो जाएंगे। यानी क्या होगा? अगर बहुत सारे लोग बैठ गए तो बस का वेट बढ़ जाएगा और शायद ये इतनी पुरानी बस सह नहीं पाएगी। इसलिए लेखक ने क्या कहा था कि उसमें बैठना भी बहुत कष्ट हो जाता। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी अब वो रिटायरमेंट के लिए आई थी, ऐसे लग रहा था। देखो कितने कॉमेडी स्वरूप सेंटेंस यहाँ पे लेखक ने बताए हमें बार बार कि वो पूजा की योग्य थी। क्या सच में हम ऐसे पूजा करते हैं क्या किसी को बस को बिठा के? नहीं ना। फिर भी उन्होंने उसको पूजा के योग्य क्यों कहा? क्योंकि अब वो रिटायरमेंट के लिए आई थी, उसको आराम करना था, इसलिए उस पर सवार कैसे हुआ जा सकती है, ऐसे उस बस को देख के लेखक को लगने लगा। पर आगे क्या करे? फिर वहाँ बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से ही जा रहे थे, यानी वो उसी से सफ़र कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, यानी किसने? ये दोस्त जो लेखक के थे वो और खुद लेखक, कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? यहाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी यहाँ पे लेखक कंफर्म कर रहे हैं कि ये बस अपने आप चलती है या इसको
चलाना पड़ रहा है। तो अभी कैसे चलेगी? वो भी जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो तो बहुत तारीफ कर रहे बस की कि वो बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि उनको उनका बिजनेस करना था, है ना? अपने कंपनी को अच्छा जताना था। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने देखा है। आगे देखते हैं, चलो। देखो आगे क्या कह रहे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। बाप रे! देखो, उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। देखो, ये तो बहुत ही टेंशन की बात सामने आ गई थी उनके, कि जैसे देखो, गजब हो गया कि ऐसी बस अपने आप चलती है। कि बस को ऐसे सिचुएशन में उन्होंने देखा था कि उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जैसे कि वो थोड़ी देर तक भी आगे नहीं चलेगी, ऐसे उनको देख के लगा था। पर बल्कि वो जो हिस्सेदार कंपनी का था उसने तो बोला ये बहुत अच्छे से चलती है। ये सुन के तो उनको बहुत गजब लगा कि बाप रे, ऐसी बस चलती भी है, वो भी बहुत अच्छे से। तो चलो देखते हैं। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने लगे यानी ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि हम दुविधा मनस्थिति में हो गए, यानी फटाक से निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, सच में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। हम इसी पे द्विधा मनस्थिति पे अटक गए थे। पर आगे क्या करना चाहिए? फिर डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। यानी उनके उनमें से उनके एक दोस्त थे डॉक्टर, तो वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। बाप रे! अभी ये भी तो ऐसे कहने लगे उनके जो मित्र कि अभी डरना क्या है, जाना है, डिसाइड तो कर लिया है। और वैसे भी ये इतनी पुरानी है, यानी कि वो बहुत एक्सपीरियंस वाली होगी। तो अगर अनुभवी है तो वो नवी नवेली बसों से ज़्यादा ही विश्वसनीय होगी। यानी अगर कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं ना, तो उसी तरीके से वो बहुत एक्सपीरियंस वाली अनुभवी है, तो अभी उस पर भरोसा करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो नई बस है उससे ज़्यादा ही विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। देखो क्या कह रही है कि ये बस हमें बहुत ही प्यार से, जिस प्रकार माँ अपने बेटे को गोद में बिठाती है, बिल्कुल उसी प्रकार ये बस हमें अपने अपने गोद में बैठा कर लेके जाएगी और हमें अच्छे से छोड़ देगी। फिर हम बैठ गए। अगर इतनी सारी अच्छी बातें अभी समझ में आ रही कि चलो कुछ नहीं होगा, सारे बैठ ही रहे, तो हम भी बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, अभी इन लोगों को जो छोड़ने आए थे ना, वो इस प्रकार उनकी तरफ देख रहे थे कि जैसे उनको अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी उनको छोड़ने वाले लोग उनको इस प्रकार देख रहे थे जैसी वो अभी अंतिम यात्रा यानी मरने के लिए ही जा रहे हैं, बल्कि अभी इस बस में जाके जीने वाले ही नहीं हैं, ऐसे उनको लगने लगा। पर कैसे, क्या? बाप रे! ये उनका चेहरा देख के ही लेखक को तो बहुत टेंशन हो गया था। पर उनकी आंखें तो ये कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। यानी आना जाना तो हमारा
रगा ही रहेगा। पर सो जाएगा मतलब उस बस में जो जाएगा वो राजा हो, रंक हो, यानी फकीर। फकीर यानी कोई भी साधु। राजा यानी मत पता है आपको, राजा राजा होता है। रंक यानी भिखारी जो बहुत ही गरीब होता है। और फकीर यानी साधु, यानी कोई भी साधु संत। तो इनमें से कोई भी हो तो आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कुछ करने के लिए यानी अन्य जगह छोड़ने के लिए, प्रस्थान करने के लिए बस निमित्त मात्र किसी चीज़ का होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहे लेकर कि मरने के लिए हमें सिर्फ एक कोई निमित्त मात्र भी काफ़ी होता है। तो उनके लिए ये बस है। ऐसे उनको ऐसे लग रहा था, वो छोड़ने के लिए लोग जो आए थे वो इस प्रकार देख रहे थे, ऐसे लग रहा था अब ये तो हमें अंतिम विदाई कर रहे हैं, कि लास्ट का ही बाय बाय कर रहे हैं, कि इसके बाद हम जीने नहीं वाले हैं। और इस बस से सफ़र करके ये बस हमें अन्य जगह छोड़ देगी, यानी ऐसी कुछ जगह छोड़ देगी जहाँ से हम वापस आएंगे ही नहीं। बाप रे, इस तरीके से लोगों का चेहरा देख के अब तो थोड़ा थोड़ा लेखक को तो टेंशन हो ही रहा था। पर करेंगे क्या, इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो अभी क्या करना है, देखो देखो ये दोनों बैठ के अभी इनको भी टेंशन, ये लेखक है और वो उनके मित्र हैं जो अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और लोगों का चेहरा देख देख के ये खुद भी बहुत टेंशन में आ गए थे। पर क्या करना है, अभी बस में तो बैठ ही गए, आगे भी हम कैसे तो थोड़ा थोड़ा सफ़र कर ही देंगे। बल्कि सच में क्या हम अंत यात्रा में जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तो पर लोगों का चेहरा देख के दोनों भी बहुत डर गए थे। पर आखिर क्या कहते हैं ना, हम कभी किसी से बेट लगाते, देखो फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी ऐसे कुछ काम करते हैं लोग कि पूरी अपनी जान हथेली में लेके ही होते हैं। जैसे हमारे बाउंड्री वाले सैनिक भी वैसे ही रहते हैं, वो भी अपनी जान अपने हथेली पे लेकर वहाँ पे, पर वो उनकी ड्यूटी कर रहे होते। और इनको इनको भी ऐसे ही कुछ लग रहा था कि इस बस में बैठ के हम अपनी जान हथेली पे लेके ही जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा एक डर उनके दिल में, उनके माइंड में वो हमेशा सोच रही थी, क्या सच में हम यहाँ से ठीक से जा भी पाएंगे या नहीं। ये दोनों मित्र डिस्कस कर रहे थे। तो आगे क्या हुआ देखो, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। यानी कि आखिर बैठने के बाद बस का इंजन तो स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। देखो, से बस स्टार्ट हुई और बस के स्टार्ट होने के बाद ही क्या महसूस करना शुरू कर दिया इन्होंने, क्या इनके साथ होने लगा। आखिर में ये बहुत सारी सोच के बाद जिस तरह वो जाके बस में बैठे और बस का इंजन सचमुच जब स्टार्ट हो गया, तब ऐसे लगा जैसे सारी बस खुद एक इंजन ही है। यानी इस प्रकार बस हिलने लगी, आवाज करने लगी। और देखो, वो खुद एक इंजन लगने लगी और हम ऐसे फील करने लगे जैसे कि हम उस इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी बस के इंजन के अंदर हम खुद वहाँ पे बैठे हैं, ऐसे इन लोगों को लगना लगा। बस की हालत देखो उन्होंने कैसे बताई है। बस के जो कांच थे वो बहुत कम बचे थे, यानी टूटे फूटे, कहीं जगह तो कांच थे ही नहीं, कई जगह कांच आधे टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी क्या कह रहे थे वो, हो सकता है अगर ये जो बस है वो इंजन स्टार्ट होने के बाद ही इतनी हिलने लगी,
और इतनी डुलने लगी। तो इसके ये टूटे फूटे जो कांच थे, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर सरक जाते तो इन यात्रियों को वो कांच लग सकती थी, वो जख्मी हो सकते थे। इसलिए लेखक ने क्या किया, वो पहले से ही फौरन खिड़की से दूर सरक गए। यानी अगर खिड़की के ज़रा नज़दीक भी बैठो तो भी परेशानी, क्योंकि उनको कुछ तकलीफ ना हो। अब तो इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। यानी इतने ज़ोर से वो आवाज़ कर रही थी, हर किसी को लग रहा था कि उनके नीचे ही इंजन है। लेखक भी बिल्कुल इसी तरीके से बता रहे हैं कि हम बैठे सीट पे ज़रूर थे, पर हर वक्त ऐसे महसूस कर रहे थे कि हमारे सीट के नीचे इंजन रख दिया है। पर अब क्या करें। देखो पिक्चर में आप देख रहे हो कि वो खिड़की से कैसे एक हाथ बाजू सड़क के ही बैठे हुए हैं। ये दोनों लेखक और उसके दोस्त वहाँ पे बैठे हैं और ये सारी बस की जो वर्णन है कि किस तरह उस बस की हालत एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही डरावनी की अभी हालत में ही वो बस थी कि बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, पर करे क्या। अब तो वो बैठ के आराम से सफ़र उनका शुरू ही हो गया था। अब यहाँ पे उन्होंने बस के इंटरनल जो भी बातें हैं, बस के बारे में जो कुछ बातें हैं, वो हमें बताने की कोशिश की है। फिलहाल इस पैसेज में उन्होंने इंजन के बारे में बताया है, बस की कांच के बारे में बताया है, और उस कांच से बचने के लिए वो किस प्रकार बैठे ये बताया है। और उनके सीट के नीचे ही इंजन है, ये उनको समझ में आया। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो चलो आगे देखते हैं। बस सचमुच ही चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से, हाँ, यानी एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, है ना, गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था, असहयोग पूरी तरह चल रहा था। अभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखो यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं कि बस सचमुच आखिर में चल पड़ी। अब तो स्टार्ट हो गई थी कि वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। पर जैसे ही बस स्टार्ट हो गई, वैसे क्या हुआ देखो, कि ऐसे लग रहा था उनको कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी ये जो बस थी वो गांधी जी ने, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को असहयोग करने के लिए यानी उनको कोई भी सहयोग न करेगा, इसके लिए असहयोग आंदोलन किया था। और उसके साथ ही सविनय यानी विनय पूर्वक आज्ञा न मानना, यानी उन्होंने क्या कहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक किया था। यानी वो भी आंदोलन इसके लिए था कि आदर के साथ अंग्रेज सरकार का पालन नहीं करना है, यानी उनको उनका इंसल्ट भी नहीं करना है, पर उनके आदेश का पालन भी नहीं करना है। ये एक आंदोलन किया था, आपने हिस्ट्री में सुना होगा या सुनेंगे भी आगे जाके कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पे कोई भी लोग
अंग्रेज़ों के साथ जो व्यवहार कर रहे थे वो बिल्कुल सहयोग के रूप में नहीं था, यानी कि उनके अपोज भी नहीं था और उनके साथ भी नहीं था, इस प्रकार का। तो इस बस का वर्णन उन्होंने उन आंदोलन के साथ किया था कि इस बस के जो अलग अलग पार्ट थे, तो वो कैसे थे, एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, यानी वो असहयोग थे। इसलिए यहाँ पे बस को क्या बोला कि ये गांधी जी के आंदोलन के वक्त ये बस वहाँ पे जरूर जवान होगी, इसलिए तो उसे ये ट्रेनिंग मिल चुकी है। यानी उस आंदोलन में जो एक दूसरे के साथ सहयोग न करने का था, तो वही बस के पार्ट कर रहे थे कि एक दूसरे से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे, मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल उसी प्रकार ये बस वहाँ से ही ट्रेनिंग लेके आई है, ऐसे लेखक को लग रहा था, क्योंकि उसका हर हिस्सा क्या कर रहा था, दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग करना यानी एक दूसरों को सपोर्ट न करना, एक दूसरे की आज्ञा न मानना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी आज्ञा का पालन करना, पर यहाँ पे हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो सीट का बॉडी के साथ असहयोग चल रहा था, यानी वो जो बस है, उस पे बैठे ये लोग, ये कभी आगे सीट से सरकते तो कभी सीट पीछे सरकती, लोग आगे सरकते तो सीट पीछे सरकते। अरे ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ कुछ ठीक सा मिलन ही नहीं हो पा रहा है, कभी बस आगे जाती तो सीट पीछे आती, ये सारा वहाँ अंदर शुरू था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर अब आगे निकल पड़ी है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा रही है, यानी क्या सीट पीछे ही रह गई और हम आगे आगे, ऐसे उनको लगता। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी ये प्रोसेस जब कंटिन्यू ऐसे ही चालू रह गई, तब अभी उनको थोड़ा सा डर कम लगने लगा, और ये चलेगी या नहीं चलेगी इसका थोड़ा सा ये रुक गया, जो उस पे वो सोच रहे थे। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी ये आगे पीछे का खेल इतना शुरू था कि इतना आगे पीछे बस जितनी हिलती उतने हम हिलते, तो फिर बाद में इनको ये ही नहीं पता चला कि सीट उन पर बैठी है या वो सीट पे, यानी किसका कंट्रोल किस पे है, यही समझ में नहीं आ रहा था। कितना मज़ा है ना, सोचो अगर बच्चों वहाँ पे हम होते तो क्या करते, है ना, कितना मज़ा आता। आपने भी कभी कभी जर्नी में ऐसे अनुभव ज़रूर लिए होंगे, ये तो लेखक अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तब उनका ये ऐसी जर्नी जो वो अभी तक नहीं भूले, कितने अच्छे रूप से हमें वो बता रहे हैं, है ना। देखो इस प्रकार सारे लोग बैठे थे यहाँ पे, और ये बहुत अपना दिल हाथ में लेके बैठे हैं, ऐसे सोचो कि इस बस को किस प्रकार पूरी तरह ख़राब है, इसके कांच फूटे हुए हैं, और ये बैठ के सीट को पकड़ के बैठे हैं, फिर भी सीट आगे पीछे कर रही है। ये सारे के सारे लोग बहुत ही टेंशन में हैं, पर करेंगे क्या, आखिर उनको अपने जगह तक पहुंचना था। आगे देखो। तो छात्रों यहाँ पे आपको सामने कुछ पॉइंट दिखाई हो रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे इस पार्ट को आधा करके ही रुकने वाले हैं, पर इसके पहले जो आपके सामने ये पॉइंट्स हमने दिए हैं वो मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी तक इस पार्ट में जो कुछ हमने पढ़ा, हाँ, वो इस पॉइंट के रूप में मैंने आपके सामने रखा है कि किस प्रकार हमने यहाँ पे इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा। तो देखते हैं लेखक और उसके मित्र। अब मैं आपको क्या करूँगी पता है, ये जो पॉइंट्स है ना, इसको हर पॉइंट को बस एक छोटे छोटे पैसेज को थोड़ा सा फिर से लेसन के स्टार्ट से फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, बट एकदम शॉर्टकट में। तो आपको फिर से अभी सुनो, हम जितना लेसन पढ़ा है हमने फिर से उसको एक बार देखते हैं।
और अभी यहाँ पे आपको बहुत ठीक से सुनना है, क्योंकि ये जो आपके सामने पॉइंट्स है वही हमारे अभी तक पढ़ा हुए पाठ का एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, ये जो हमारी व्यंग्यात्मक कहानी है, इस पे लेखक ने हमारे साथ जो चर्चा की है, पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था की वाहन के बारे में, यानी बस के बारे में। उनके मालिक धन के लोभी है, यानी ये जो बस के मालिक है वो धन के यानी पैसे के बहुत लोभी है। तो उनको सिर्फ पैसे से लेना देना है, लोगों की जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। यही बताया है ना। हाँ, तो चलो सब लोग ठीक से सुनो, फिर से एक बार मैं आपको सारा अभी तक जो पढ़ाया है इसी लेसन में वो सारा एक बार फिर से रिपीट यहाँ तक कर रही हूँ, और जो बचा हुआ आधा लेसन है वो हम बाद में देखने वाले हैं। लेखक और उसके मित्र। देखो, लेखक और उसके मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए थे। वापसी पर उन्हें जबलपुर से गाड़ी लेनी थी, जो सुबह उन्हें उनके घर तक पहुंचाती है। उन्होंने पन्ना से सतना कंपनी की बस से जाना था, क्योंकि सतना से गाड़ी आप सही बस दिला सकती थी और किसी बस का समय न था। यानी अभी ये लेखक और उसके मित्र उस बस में बैठने वाले हैं, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, वो उसी बस से जाने के लिए अब तैयार हो गए थे। आगे देखो, हमने क्या देखा था, बस की दशा देखी थी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कैसी थी बस की दशा। इस बस की दशा में अत्यधिक जर्जर थी, यानी बहुत ही उलझी उलझी। यह बिल्कुल एक बुजुर्ग की भांति थी, बुजुर्ग यानी वयोवृद्ध आदमी की तरह। उसे देखकर भी ऐसा आभास होता था कि वह चलेगी भी कि नहीं, ऐसे लगता था। ऐसा लगता था कि यदि हम बस में बैठेंगे तो इसे कष्ट ही हो जाएगा। यह तो केवल पूजा के योग्य थी, इसमें कैसे बैठा जा सकता है। यही सारी बातें देखी थी ना उस बस की दशा में। हाँ, तो चलो फिर आगे देखते हैं लोगों का विचार इसमें क्या था, कि लोग इस बस के बारे में क्या सोचते थे। जो लोग इन पांचों मित्रों को बस पर चढ़ाने आए थे, उनका मत था कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वे इस बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि इस बस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे सभी इन मित्रों को इस प्रकार देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस धरती पर जो आया है उसे तो जाना ही है, अर्थात एक न एक दिन मृत्यु को वरण करना ही है, चाहे वह राजा हो, भिखारी हो या साधु हो। आदमी को आगे बढ़ने के लिए कोई कारण तो चाहिए, यानी बस एक कारण है उनके मृत्यु के लिए। ये लोग सोच रहे थे, यही लोगों का विचार हमने देखा अभी इस पाठ में, है ना। ठीक से फिर से हम इसको देख रहे हैं, सो गौर से फिर से सुनो। लेखक के डॉक्टर मित्र का विचार क्या था। पहले तो हमने लेखक और उसके मित्र का विचार सुना, बस की दशा देखी, लोगों का भी विचार क्या है ये हमें फिक्स पता चला। अब लेखक के डॉक्टर मित्र का विचार क्या था इस बस को लेके। लेखक के डॉक्टर मित्र ने सभी डरे हुए मित्रों को सांत्वना देने हेतु कहा कि डरो मत, यह तो अनुभवी बस है, नई बसों पर तो विश्वास करना भी कठिन है, यह तो हमें अपने बेटों की भांति प्यार से अपनी गोद में लेकर जाएगी। ऐसे उन्होंने बोल दिया, यही विचार थे ना। अभी बस कंपनी के हिस्सेदार क्या कह रहे देखो। इसी बस से बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था, तो उसका मानना था कि यह बस बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छी तरह की है। हाँ, यही बोला था ना हिस्सेदार ने। फिर बस की अंदरूनी हालत, यानी अंदर की हालत और उसका स्टार्ट होना किस तरीके से था, ये भी देखते हैं। चलो, हम लेखक और उसके मित्र बस में जब बैठे, जब लेखक और उसके मित्र बस में बैठे थे,
तो जाना कि बस की अंदरूनी हालत तो बाहरी दशा से भी अधिक खराब थी। खिड़कियों के काफी शीशे तो थे ही नहीं, और जो थे उनसे बचकर बैठने का प्रयास करना पड़ा। सीटें पूरी तरह से खस्ता हालत में थी। जैसे ही बस स्टार्ट हो गई ना, तो उनके इंजन ने सारी बस को ही हिला दिया। ऐसा प्रेरित होने लगा कि जैसे सारी बस ही एक इंजन है। यही हमने देखा था ना, बस की अंदरूनी हालत और स्टार्ट होने के बाद क्या क्या हुआ। हाँ, अभी लेखक द्वारा बस की गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या बताया है, ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बताया था उन्होंने। जैसे ही बस चली तो लेखक को गांधी जी के असहयोग और सविनय आंदोलन की याद हो आई, क्योंकि शुरू में तो बस का कोई भी हिस्सा किसी भी दूसरे हिस्से से निकालकर काम नहीं कर रहा था, मिलकर एक दूसरे से। ठीक गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भांति, जिसमें लोगों ने धीरे धीरे उनका साथ दिया। 8-10 मील चलने के बाद बस थोड़ी सहज हो गई, यानी अभी थोड़ा सा उनको ठीक लगने लगा। अब उनके सारे हिस्सों की पुर्जे के भेदभाव समाप्त हो गए, यानी अब थोड़ा सा वो एक दूसरे के साथ तालमेल लगा रही थी। लेखक को ऐसा लगा कि जैसे यह बस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति कर ही हो, जिनमें गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के कारण विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी ने भी उस टाइम पे नमक में टैक्स लगाया था। वैसे उसी का विरोध करने के लिए तो बस भी क्या कर रही थी, उस समय भारतीय वर्ग व जाति भेद में झगड़े पूरे जकड़े थे। अलग अलग धार्मिक संप्रदाय, गुटों आदि के कारण देश विखंडित था, लेकिन गांधी जी के कुशल ड्राइवर की भांति सभी को एक करने का प्रयास करके दांडी यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजों को सबक सिखाया था। ये तो आप सबको पता है, उन्होंने दांडी यात्रा में भी सबको एक साथ किया और अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए तैयार किया। बिल्कुल वहाँ से ही यह हमारी बस जैसे ट्रेनिंग ले आई थी। फिर एक दूसरे से विरोध करते करते फिर एक दूसरे से धीरे धीरे तालमेल करना शुरू हो गई। एक दूसरे के पार्ट, बस के पार्ट जो एक दूसरे से मिलने लगे। इस प्रकार देखो छात्रों, हमने क्या किया। अब यहाँ पे तो हम रुकने वाले हैं। हमने पहले पूरा लेसन पढ़ा है, उसके बाद उसको हमने पॉइंट्स के रूप में फिर से पूरे लेसन को, पूरे यानी जितना हुआ है उतना आधा उस लेसन को फिर से एक बार एक्सप्लेन हुआ है, यानी कि शॉर्ट्स में कि हमने क्या क्या दिखा, जो हाइलाइट्स है कि उस पे हमने ये इम्पोर्टेंट बातें देखी, ये देखा है, वो देखा। आपको अभी क्या करना है, इस पूरे लेसन को ठीक से पढ़ना है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट है, यानी शब्दार्थ शब्द में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन आप ठीक से सुनो। किसी भी शब्द का अर्थ आपको फिर ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आया, वो बहुत ठीक से समझ में आएगा, पर अगर आप उसको ठीक से सुनते हो तो। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। अभी यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना रुक जाते हैं, और इसी पाठ को हम, जो हमारा बचा हुआ आधा पाठ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।